नमस्कार। चलिए सोशल साइंस की परीक्षा के लिए एकदम तेज और असरदार रिवीजन शुरू करते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम वो सारे जरूरी सवाल कवर करेंगे जो परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि 100 साल के इतिहास को सिर्फ 5 मिनट में कैसे समझे। सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। हम सिर्फ सबसे जरूरी घटनाओं और कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करेंगे और सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, हमारा तरीका बहुत सीधा है। हम एक मास्टर क्लास की सबसे जरूरी सवालों पर ही ध्यान देंगे। तो फिर देर किस बात की, घड़ी शुरू करते हैं और इतिहास और भूगोल की दुनिया में एक तेज सफर पर निकलते हैं। तो हमारी घड़ी चल पड़ी है और कहानी शुरू होती है यूरोप से। जी हाँ, वही जगह जहां से मॉडर्न हिस्ट्री की चिंगारी भड़की थी। यहीं पर क्रांति और राष्ट्र बनाने के वो आइडियाज पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, राष्ट्रवाद का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, जो राष्ट्रवाद की पहली साफ झलक थी। फिर 1804 में नेपोलियन कोड आया, जिसने कानूनों को आसान बनाया। और हाँ, 1815 में वॉटरलू में नेपोलियन की हार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन सब घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि 1871 तक जर्मनी एक हो गया और यूरोप का नक्शा ही बदल गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जर्मनी और इटली को एक करने के पीछे कौन था? जर्मनी के लिए बस एक नाम याद रखना है, ओटो वॉन बिस्मार्क, और उनकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। लेकिन इटली में ये एक टीम एफर्ट था जिसमें मेस्सीनी, कावूर और गैरिबाल्डी जैसे बड़े लीडर शामिल थे। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। उस वक्त फ्रांस का कितना दबदबा था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की एक लाइन सब कुछ बता देती है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये था कि फ्रांस में कोई भी छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल होती थी तो उसका असर पूरे यूरोप में महसूस किया जाता था। अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद की लहर उठी थी, उसकी गूंज भारत तक भी पहुंची। इन्हीं आइडियाज से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी ताकत मिली। तो चलिए अब यूरोप से निकलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई के सबसे जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ था 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसने अंग्रेजी सरकार को किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की ताकत दे दी थी। इसीलिए तो इसे काला कानून कहा गया था। और इसी काले कानून का सीधा और बेहद दुखद नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोग शांति से इस एक्ट का विरोध कर रहे थे जब जनरल डायर ने अपनी फौज को उन पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने 3 बड़े पूरे देश में फैलने वाले आंदोलन चलाए। पहला 1920 का असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजों का साथ न देना। दूसरा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी नमक मार्च से शुरू हुआ था। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों के लिए एक सीधी और आखिरी चेतावनी थी। अब एग्जाम के लिहाज से नक्शे पर ये जगहें बहुत जरूरी हैं। चौरी चौरा, जहां असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, दांडी, जहां नमक कानून तोड़ा गया, अमृतसर, जहां जलियांवाला बाग है, और नागपुर, जहां कांग्रेस का एक बहुत जरूरी सेशन हुआ था। इन जगहों को नक्शे पर पहचानना आना चाहिए। लेकिन आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, विचारों से भी लड़ी जा रही थी। इसमें 2 सबसे असरदार टेक्स्ट्स थे। एक तो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, जिसमें स्वशासन का पूरा खाका था, और दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से निकलकर पूरे देश का नारा बन गया। देखिए, भारत की कहानी कोई अलग थलग नहीं थी। ये एक बड़ी ग्लोबल दुनिया का हिस्सा थी। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि 20वीं सदी में कौन सी ग्लोबल घटनाएं और आर्थिक ताकतें थीं जो दुनिया को और साथ ही भारत को भी एक नया आकार दे रही थीं। ये साल 1929, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसे आर्थिक भूचाल की शुरुआत थी जिसे हम महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये खेती में जरूरत से ज्यादा पैदावार से शुरू हुई, लेकिन इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया।
इस महामंदी और वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को संभालने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 जुड़वां संस्थाएं बनी। पहली थी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका काम देशों के बीच व्यापार के घाटे और फायदे को संभालना था, और दूसरी थी वर्ल्ड बैंक, जिसका काम युद्ध के बाद देशों को फिर से खड़ा होने के लिए पैसा देना था। अच्छा, अब वापस भारत के आर्थिक इतिहास पर आते हैं और एक शब्द को समझते हैं, गुमास्ता। ये कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड कर्मचारी थे, जिनका काम बुनकरों पर नजर रखना, सप्लाई इकट्ठा करना और कपड़े की क्वालिटी जांचना था। उन्हें अक्सर बाहरी समझा जाता था और वे काफी जबरदस्ती करते थे, जिससे पुराने सिस्टम टूट गए और झगड़े पैदा हुए। चलिए इतिहास से अब जरा भूगोल की ओर चलते हैं। अब हम भारत की नींव यानी उसकी जमीन, मिट्टी और लोगों पर बात करेंगे। ये भी सोशल साइंस का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। मोटे तौर पर भारत की जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जो हमारी खेतीबाड़ी की रीढ़ है। 30% पहाड़ हैं, जहां से हमारी ज्यादातर नदियां निकलती हैं, और बाकी का 27% पठार है, जो खनिजों का खजाना है। हर हिस्से की अपनी एक खासियत है। चलिए भारत की मिट्टियों पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये कपास के लिए बेस्ट है और महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए अच्छी होती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में अनाज और गन्ने के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। अब सवाल ये है कि पहाड़ी इलाकों में खेती कैसे होती है। इसका जवाब है सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहाड़ों की ढलानों को सीढ़ियों की तरह काटा जाता है। इससे खेती के लिए समतल जमीन भी मिल जाती है और पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है ना कमाल की तकनीक। ये नंबर 33% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत जरूरी लक्ष्य है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की कम से कम 33% जमीन पर जंगल होने चाहिए। ये हमारे पर्यावरण की सेहत के लिए एक बेंचमार्क है। और अब आखिर में एक सवाल। परीक्षा के लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है कि क्या हुआ, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सब क्यों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? कैसे फ्रांस की एक क्रांति भारत में आज़ादी की लड़ाई को हवा दे सकती है, या कैसे एक तरह की मिट्टी एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को तय कर सकती है? इन कनेक्शनों को समझना ही तो असली ज्ञान है।